पिछले लेक्चर में हमने समझा था जुडिशियल रिव्यू को, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को यह पावर थी कि वो किसी भी लॉ की संवैधानिकता की जांच कर सकता था। जब कोर्ट इस प्रकार से संवैधानिकता की जांच करते हैं और उस एक्ट के प्रोविजन में कुछ बातें ऐसी पाते हैं जो संविधान के प्रावधानों के क्या है, प्रतिकूल है, यानी कि उनके विरोध में है। अब प्रश्न ये आता है कि क्या कोर्ट उस पूरे एक्ट को वॉइड डिक्लेयर करेगा, यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करेगा, या उन प्रोविजन को जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में है। इसका जवाब देती है हमारी डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, जिसे हिंदी में पृथक्करणता का सिद्धांत कहते हैं। आज के लेक्चर में हम इसी डॉक्ट्रिन पर बात करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले लेक्चर आपसे मिस ना हो। सबसे पहले हम बात करेंगे जो टर्म्स है, कौन सी, सेवरेबिलिटी। ये जो सेवरेबिलिटी है वो दो शब्द यानी कि सेवर और एबिलिटी से मिलकर बनता है। हम वही हिंदी में देखें तो हिंदी में इसका मतलब होता है पृथक्करणीयता। यहाँ पे पृथक और करणीयता दो शब्दों से मिलकर बनता है। इनमें हम यदि बात करें सेवर यानी कि पृथक की बात करें तो इसका मतलब होता है सेपरेट या कट, और एबिलिटी का मतलब होता है कैपेसिटी या एबिलिटी। यानी कि पृथक्करणीयता का मतलब क्या हो जाएगा, पृथक करने योग्य। और वहीं हम बात करेंगे सेवरेबिलिटी की, द एबिलिटी टू, ये जो है इसके टर्म्स का मीनिंग हो गया। लिटरल मीनिंग की हम बात करें तो सेपरेबिलिटी का मतलब हो जाता है एबिलिटी टू सेपरेट। ठीक है, इस टर्म्स को हम एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं तो आपको जो है कंसेप्ट को समझने में बहुत आसानी होगी। एक प्लेट में अलग अलग टाइप के फ्रूट्स रखे हुए हैं। अब होता यह है कि हम फ्रूट्स लेके आए, उसमें से ज्यादातर हमने खा लिए, लेकिन कुछ बच गए, तो उनको हमने क्या किया, अलग अलग जगह रखने के बजाय हमने एक प्लेट में रख दिया सारे फ्रूट्स को। पर हमें कुछ देर बाद पता चला कि ये जो फ्रूट है, ये एक हमने इसमें खराब वाला फ्रूट रख दिया। तो हम क्या करेंगे, ये जो खराब फ्रूट है इसको सेपरेट कर देंगे, यानी कि इसको यहां से उठा के अलग कर देंगे, और सारे फ्रूट्स वैसे के वैसे बने रहेंगे। यहाँ पे एक चीज और देखनी है कि प्लेट में यदि वो फ्रूट बहुत ज्यादा खराब होगा तो उससे प्लेट खराब हो जाएगी, तो फिर हमें क्या है, प्लेट ही चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पे हमें क्या है, जो खराब फल है उससे हमारी प्लेट खराब नहीं हुई है, तो हम सारे फ्रूट्स को एज इट इज रखे रहने देंगे, और जो खराब वाला था उसे हम सेपरेट कर लेंगे। यही सेपरेशन आपका क्या कहलाता है, सेवरेबिलिटी कहलाता है। आई होप आपको ये जनरल मीनिंग जो है इस वर्ड का समझ आया होगा। अब हम बात करेंगे लीगल सेंस में कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है, पृथक्करणता के सिद्धांत का अर्थ क्या होता है। तो इसके अनुसार पृथक्करणता के सिद्धांत को इस प्रकार से समझ सकते हैं कि यदि किसी अधिनियम का अवैध भाग उसके शेष भाग से विधानमंडल के आशय अर्थात अधिनियम के मूल उद्देश्य को समाप्त किए बिना पृथक किया जा सकता है, तो केवल मूल अधिकारों से असंगत वाला भाग ही अवैध घोषित किया जाएगा, ना कि पूरे अधिनियम को। ठीक है, इंग्लिश में भी एक बार देख लेते हैं कि इफ द इलीगल पार्ट ऑफ एन एक्ट कैन बी सेवर्ड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ इट विदाउट डिफीटिंग द इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर, यानी कि ओरिजिनल पर्पस ऑफ द एक्ट, देन ओनली दैट पार्ट which is inconsistent with the fundamental rights shall be declared illegal एंड नॉट द एंटायर एक्ट। यहाँ पे इसका मतलब यदि संक्षेप में हम समझे तो देखिए, कोई भी कानून है यदि वो संवैधानिक प्रावधानों के क्या है, प्रतिकूल है, यानी कि विरोध में है, इनकंसिस्टेंट है, तब हम केवल उस कानून के उतने भाग को ही शून्य घोषित करेंगे जो मूल अधिकारों से या संविधान के जो अन्य प्रावधान है उनसे असंगत है, ना कि हम पूरे कानून को। पर एक ही कंडीशन है यहाँ पे कि उसका जो मूल उद्देश्य है वो उससे समाप्त ना होता हो, यानी कि सेपरेट करते हैं तब उससे समाप्त ना होता हो। जैसे कि यहाँ पे इमेज में भी आप देख पा रहे होंगे, कोई एक्ट है उसका इनवैलिड पार्ट हमने निकाल दिया और रेस्ट ऑफ द एक्ट जो है, जो एंटायर एक्ट, वो वैलिड लॉ है। यहाँ पे एक एग्जांपल अपन ले लेते हैं, जैसे कि मान लो पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया, प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट 2025। अब इस एक्ट के अंतर्गत जो है सेक्शन, टोटल जो है 50 सेक्शन है और जो 4 चैप्टर में डिवाइड है। फर्स्ट में जनरल इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन बताई गई है, सेकंड में वो प्राधिकारी बताए गए हैं, और थर्ड पार्ट में जो है इसके प्रोसेस बताया गया है, और जो फोर्थ पार्ट है उसमें क्या है, ऑफेंस बताए गए हैं। यहाँ पे जो थर्ड पार्ट है उसमें सेक्शन 21, कौन सा है, सेक्शन 21 एंड 29 जो है वो संवैधानिक प्रावधानों के प्रतिकूल हैं, यानी कि मुख्य रूप से क्या है, आपके मौलिक अधिकारों का वायलेशन करते हैं। तो यहाँ पे कोर्ट क्या करेगा, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी को अप्लाई करेगा, देखेगा कि ये इसका इंटेंशन जो पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया है, प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट 2025 है, इसके मूल उद्देश्य क्या है, व्यक्तिगत निजता को संरक्षित करना। यदि व्यक्तिगत निजता संरक्षित हो रही है कि उसके जो ऑब्जेक्ट है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है सेक्शन 21 और 29 को हटाने से, तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी लागू करेंगे, और अन्य
पार्ट जो है इसके अन्य जो प्रोविजन है वो वैलिड रहेंगे, यानी कि ये लागू रहेगा, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी यहाँ पे लागू हो जाएगी। और जो इनवैलिड पार्ट था इसको हमने क्या कर दिया, वॉइड कर दिया, और जो अदर पार्ट था इसका वो क्या हो जाएगा, आपका वैलिड लॉ हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो है प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट 2025 लागू रहेगा। हालांकि ये एग्जाम्पल था, ऐसा कोई एक्ट सरकार ने अभी नहीं बनाया है। सिंपल सी बात है, आपको एग्जाम्पल से समझ आ गया होगा। अब इसके संवैधानिक प्रावधानों को समझते हैं कि भाई कहां पर ये प्रिंसिपल हमें मिलता है। तो ये आर्टिकल 13 के अंतर्गत मिलता है। ये आर्टिकल 13 का क्लॉज 1 है और ये क्लॉज 2 है। ठीक है, इन दोनों के अंतर्गत जो है आपको डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का प्रिंसिपल मिलता है। देखिए, संविधान का आर्टिकल 13 को हमने अच्छे से पढ़ा है। तो क्लॉज 1 क्या कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में संविधान के लागू होने से पहले की कोई विधि है और वो क्या है, मूल अधिकारों के असंगत है, तो वो असंगति की सीमा तक क्या होती है, शून्य होती है, टू द एक्सटेंड ऑफ इनकंसिस्टेंसी। और दूसरा ये कहता है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को छीनती है या उसको न्यून करती है। तो वहां पे यदि इस प्रकार से विधि बनाई जाती है तो उल्लंघन की सीमा तक टू द एक्सटेंड ऑफ वायलेशन क्या होगा, वॉइड होगा। तो सिंपल सी बात, ये दोनों क्लॉज ये कहते हैं कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बना सकता जो मूल अधिकारों से असंगत हो, और यदि इस प्रकार से विधि बनाई जाती है तो वो क्या होगी, वॉइड होगी। और इसी चीज की जांच करते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जुडिशियल रिव्यू की पावर के अंतर्गत। तो जब जुडिशियल रिव्यू करते हैं, चीज की जांच करते हैं वो कि वाकई में ये मौलिक अधिकारों से असंगत है या नहीं, और यदि कानून को या किसी कानूनी प्रावधान को संविधान के प्रावधानों के प्रतिकूल पाती है, यानी कि उसके विरोध में पाती है, इनकंसिस्टेंट पाती है, वायलेशन करते हुए पाती है, तब डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी को लागू करते हुए उस पार्ट को यदि अलग किया जा सकता है तो अलग करेंगे, अन्यथा अलग नहीं किया जा सकता है विदाउट डिफीटिंग द इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेशन, तब वो पूरा एक्ट ही क्या हो जाएगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। ये आई होप आपको संवैधानिक प्रोविजन समझ आए होंगे कि कहां पर है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। अब बात करते हैं इसके लैंडमार्क जजमेंट की। तो सबसे पहले आता है ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, 1950 का ये जजमेंट है। इसमें ए.के. गोपालन जो थे कम्युनिस्ट लीडर थे, जिन्हें इस एक्ट के अंतर्गत डिटेन कर लिया गया था, यानी कि इसके अंतर्गत इन्हें निरोध कर लिया गया था। जब इनको डिटेन किया गया तो उन्होंने एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और 21 का सहारा लेते हुए ये कहा कि ये जो एक्ट है, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 जो है, ये मेरे फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है। सुप्रीम कोर्ट के सामने ये प्रश्न था, मेनली सेक्शन 14 पर था, कि क्या न्यायालय जो है अभिरक्षा के आदेशों पर सवाल उठा सकता है, कोर्ट कैन क्वेश्चन द कस्टडी ऑर्डर्स। जो सेक्शन 14 था वो कोर्ट के इंटरफेरेंस को वो रोकता था। तो कोर्ट ने क्या किया, उसकी संवैधानिकता की जांच की और उसके सेक्शन 14 को असंवैधानिक घोषित कर दिया, और पूरा एक्ट जो था वो वैलिड रहा। हालांकि ये जो केस था इसे हम आर्टिकल 21 में भी पढ़ेंगे। तो मेनली जो था इसमें सेक्शन आर्टिकल 21 में जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसेस ऑफ लॉ के बारे में भी बताया गया था, जिसे हम आर्टिकल 21 के साथ में डिस्कस करेंगे। इसमें ये कहा गया था डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी को लेके, यदि विधि का कोई भी भाग असंवैधानिक है लेकिन विधि के शेष भाग से पृथक किया जा सकता है, तो कोर्ट केवल असंवैधानिक भाग को ही अमान्य घोषित करेगा और विधि के शेष भाग जो है वो वैध बना रहेगा। ठीक है, तो जो वैलिड पार्ट रहेगा वो लागू रहेगा, और जो इनवैलिड पार्ट था, जैसे कि इस एक्ट में सेक्शन 14 था, उसे इनवैलिड कर डिक्लेयर कर दिया गया। तो इस तरीके से ए.के. गोपालन के मामले में पहली बार इस डॉक्ट्रिन को एप्लीकेबल किया गया। हमारा अगला जजमेंट है स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस एफ.एन. बलसारा, AIR 1951 का ये केस है। इस मामले में क्या था कि मुंबई में मुंबई मद्य निषेध अधिनियम, यानी कि मुंबई प्रोहिबिशन एक्ट 1914 लाया गया था। इसके द्वारा जो शराबबंदी थी वो की गई थी, यानी कि पूर्ण रूप से शराब के विक्रय को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो जो एफ.एन. बलसारा थे वो पिटिशनर थे इसमें। इनका ये कहना था कि स्टेट को ऐसी कोई पावर नहीं है। पहले जो है हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लागू था, कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने से पहले। उनका ये कहना था कि जो उस एक्ट के अंतर्गत, जैसे अभी हमारा जो संविधान है 1950 का, उसमें संवर्ती अनुसूची, संघ सूची और राज्य सूची दी गई है, उसी प्रकार से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत भी 3 लिस्ट थी। उन 3 लिस्ट में ये था कि स्टेट के कुछ सब्जेक्ट बताए गए थे, राज्य सूची के कुछ विषय बताए गए थे, यानी कि प्रोविंसेस। स्टेट ऑफ बॉम्बे जो था एक प्रांत हुआ करता था, तो प्रांतों की सूची एक अलग दी गई थी और केंद्रीय सूची एक अलग दी गई थी। तो उसमें ये कहना था एफ.एन. बलसारा के, ये जो एक्ट है, कौन सा, मुंबई प्रोहिबिशन एक्ट, ये जो है केंद्रीय सूची के विषयों का उल्लंघन करता है। इसमें देखिए, हम इसे सार तत्व का सिद्धांत जब पढ़ेंगे तब भी इस जजमेंट को पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो केवल उसी पर हम चर्चा करेंगे। इस एक्ट के बहुत सारे प्रोविजन को सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू किया था,
और उसमें जो था आर्टिकल 19(a) का उल्लंघन करने वाले सेक्शन 23A, 24A और 23B को क्या है, असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी को लागू करते हुए, वो ये कहा कि देखिए, जो राज्य है, स्टेट ऑफ बॉम्बे है, उसका प्राइमरी इंटेंट वैलिड है, और जो रेगुलेशन ऑफ अल्कोहल की जो पावर है वो उनकी स्टेट की शक्ति के अधीन है। इसलिए क्या है, ओनली ऑफेंडिंग पार्ट स्ट्रक डाउन, रेस्ट रिमेन्स वैलिड। इट मींस कि जो जो प्रतिकूल भाग था उसको अपास कर दिया है और शेष एक्ट जो था वो वैलिड बना रहा। आई होप आपको ये केस समझ आया होगा। देखिए, आपको कोई भी चीज समझ नहीं आती तो आप नीचे कमेंट कर दिया करें, जिससे आपको आसानी से चीजें हम कमेंट में समझा सके। अगला जजमेंट है हमारा किहोतो होलोहोन बनाम जाचिलू। ये 1993 का जजमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है, जिसमें डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी को लागू किया गया था। देखिए, इसमें क्या था कि 1985 में संविधान में 52वां संविधान संशोधन किया गया, और इस संशोधन के माध्यम से क्या है, संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। दल बदल अधिनियम यानी कि एंटी डिफेक्शन एक्ट के रूप में लाया गया था इसको, और इसके अंतर्गत जो था आर्टिकल 102 का सब क्लॉज 2 और 191 का सब क्लॉज 2, इन दोनों के अंतर्गत जो है कुछ संशोधन किए गए थे। और इस 10th शेड्यूल में ये था कि जो सांसद या जो विधायक हैं, वो यदि इलेक्शन होने के बाद अपनी पार्टी चेंज करते हैं तो वो जो है उनकी सदस्यता यानी कि वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इस प्रकार का प्रावधान किया गया था। इसी 10th शेड्यूल में एक पैरा 7 है। पैरा 7 ये कहता था कि जो डिस्क्वालिफिकेशन का विनिश्चय करेगा यानी कि डिसीजन करेगा, वो कौन करेगा, स्पीकर या जो उस सदन का चेयरमैन है उनके द्वारा डिसीजन किया जाएगा, और उनका डिसीजन जो है वो फाइनल हो जाएगा। तब कोर्ट के सामने ये प्रश्न था, जो अध्यक्ष है या सभापति है, जो स्पीकर या चेयरमैन है, उसके निर्णय का पुनर्वलोकन के अधीन है या नहीं है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जब कोर्ट के सामने आए तो कोर्ट ने 10th शेड्यूल के जो पैरा 7 था उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि ये क्या है, जो मेंबर्स हैं यानी कि जो जो सांसद और विधायक हैं यानी कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके राइट का वायलेशन करता है। तो इस तरीके से कोर्ट ने उसको समाप्त कर दिया, और स्पीकर या चेयरमैन की जो अथॉरिटी थी और जुडिशियल रिव्यू जो था, उनके बीच में एक बैलेंस बनाए रखा, और न्यायालय ने ये डिसाइड किया अध्यक्ष या सभापति का जो डिस्क्वालिफिकेशन पर जजमेंट है या जो विनिश्चय है, उसको सुप्रीम कोर्ट जो है जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, और जुडिशियल रिव्यू में कोर्ट उसकी निष्पक्षता और वैधता की जांच वो कर सकता है। तो इस प्रकार से किहोतो होलोहोन बनाम जाचिलो का जजमेंट आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 10th शेड्यूल के पैरा 7 को डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी को अप्लाई करते हुए उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल या वॉइड डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। अगला केस है, इसका एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन टू सेवरेबिलिटी यानी कि पृथक्करणता का ये अपवाद है। इसका केस है रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950। इसमें ये कहा गया था, देखो जनरली क्या होता है, जब कोई भी कानून, जब कोई भी लॉ है, उसका कोई उपबंध विधायिका के उद्देश्य को प्रभावित किए बिना पृथक किया जा सकता है, तो फिर डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी को लागू किया जा सकता है। ठीक है, पर इसमें कोर्ट ने ये कहा कि यदि वैध और अवैध भाग जो हैं, इलीगल और लीगल पार्ट जो हैं, वो इस प्रकार से जुड़े हुए हैं, इनसेपरेबल हैं, तो फिर, और यदि उनको अलग किया जाता है तो वो अधिनियम के उद्देश्य को समाप्त कर देते हैं। ऐसी स्थिति में जो है पूरे एक्ट को वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाना चाहिए। एक और चीज इसमें ये कही कि यदि विधि का उद्देश्य, जो लॉ बनाया गया है उसका उद्देश्य मूल अधिकारों पर व्यापक निर्बंधन लगाने का प्राधिकार देना है, और जो वैलिड और इनवैलिड की जो लिमिटेशंस हैं यानी कि रेस्ट्रिक्शंस हैं, उनको पृथक नहीं किया जा सकता है, तब पूरे एक्ट को ही क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाना चाहिए। इस प्रकार से डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का एक्सेप्शन इसमें ये बताया गया। देखिए, जनरली क्या होता है, जब भी डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी अप्लाई होती है तो इट मींस कि वैलिड पार्ट और इनवैलिड पार्ट को हम अलग कर सकते विदाउट डिफीटिंग द इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेशन, यानी कि उद्देश्य को समाप्त किए बिना। फिर इस पे एक और जजमेंट आया, आरएमडीसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 1957। इसमें कुछ गाइडलाइन, कुछ प्रिंसिपल टाइप के बताए गए कि कौन सी चीजें जो है आप डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी को जब अप्लाई करोगे तब ध्यान रखोगे। तो यहाँ पे इसकी जो हेडिंग मैंने बनाई हुई है, ये केवल समझाने के उद्देश्य से बनाई गई है। जब आप इसको जजमेंट में पढ़ोगे, ओरिजिनल जजमेंट में, तो वो पैरावाइज वहां पे आपको मिलेंगे। ठीक है, तो उसी का जो है जिस्ट के रूप में मैंने यहाँ पे इनको लिख दिया है आपको समझाने के पर्पज से। सबसे पहली चीज आप क्या देखेंगे, लेजिस्लेटिव इंटेंट। इसमें यानी कि विधायिका के आशय को देखेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी को अप्लाई करते हुए, कि यदि हम जो वैलिड पार्ट है, इनवैलिड पार्ट को हम अलग कर देंगे
तो तब भी क्या कि विधायिका उसे इनेक्ट करती, उस बैलेट पार्ट को इनेक्ट करती। यदि करती तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी अप्लाई करेंगे, और नहीं करती तो फिर उस पूरे एक्ट को ही वॉइड कर देंगे। दूसरा था इंडिपेंडेंट फंक्शनैलिटी, स्वतंत्र कार्यक्षमता है कि नहीं। बैलेट और इनवैलिड पार्ट को हमने अलग कर दिया, तब ये देखा जाएगा कि बैलेट पार्ट जो है क्या वो अकेला ही कार्य कर सकता है, यदि नहीं कर सकता तो पूरे एक्ट को डिक्लेयर किया जाएगा। यहाँ पे ये जो है थर्ड वाला पॉइंट ये है। सिंगल स्कीम रूल के अंतर्गत कोर्ट ये देखता है कि जब दो पार्ट हैं, वैलिड और इनवैलिड पार्ट जो है एक ही कार्य योजना के भाग है, यानी कि एक ही स्कीम के पार्ट हैं, तो वो पूरा एक्ट ही वॉइड डिक्लेयर किया जाना चाहिए। अगला है ट्रंकेट रेसिड्यू, जिसे हम विच्छिन्न अवशेष का नियम या विकृत अवशेष का नियम भी कहते हैं। इसके अनुसार देखिए, वैलिड पार्ट को हम अलग कर देते हैं तो वो इनवैलिड पार्ट जो है वो काफी बड़ा है और जो शेष रह गया है वो काफी छोटा है। तब ये देखा जाता है कि अब वो जो शॉर्ट पार्ट रह गया है क्या वो मूल अधिनियम के जैसा है। यदि नहीं है, यानी कि उसके उद्देश्य को वो दर्शित नहीं करता है, तो पूरे एक्ट को जो है शून्य घोषित किया जाएगा। फिर अगला है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। ये देखा जाएगा कि देखिए, चाहे वैलिड पार्ट और इनवैलिड पार्ट एक ही सेक्शन में हो या अलग अलग सेक्शन में हो, यदि वो अलग किए जा सकते हैं, उनकी फंक्शनैलिटी पृथक हो सकती है, तो वैलिड रहेगा। और यदि फंक्शनैलिटी अलग नहीं हो सकती है तो फिर उसको क्या करेंगे, वॉइड डिक्लेयर कर देंगे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देंगे। फिर अगला है नो जुडिशियल लेजिस्लेशन। यदि कोर्ट ने देखिए किसी पार्ट को, इनवैलिड पार्ट को सेपरेट कर दिया है, तो जो वैलिड पार्ट है वो बिना संशोधन के लागू नहीं रह सकता है। तब ऐसी स्थिति में उस पूरे एक्ट को क्या है, वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा, क्योंकि कोर्ट जो है उसको न्यायिक विधान नहीं बना सकता। इट मीन्स की जुडिशियल लेजिस्लेशन नहीं बन सकता है वो। फिर अगला है कॉन्टेक्चुअल इंटरप्रिटेशन, प्रासंगिक निर्वचन किया जाना चाहिए। देखिए, पृथक्करण के प्रश्न पर जब कोर्ट विधायिका के इंटेंशन, यानी कि जो लेजिस्लेशन का लेजिस्लेटिव इंटेंट है उसके निर्धारण करना है, तब वो देखेगा कोर्ट कि उस लॉ की हिस्ट्री क्या है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, उसका कि टाइटल और प्रियम्बल क्या है। इन सब चीजों को ध्यान में रखेगा जब कोर्ट जो है पृथक्करण के प्रश्न पर विधायिका के आशय का निर्धारण करेगा। तो इतनी सारी चीजें जो है आरएमडीसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में बताई गई, जहां पे डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी की टिके लागू करने के संबंध में थी। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी। देखिए, अब आपके लिए एक प्रश्न है, आपको ये बताना है कि जुडिशियल रिव्यू पर सुप्रीम कोर्ट का पहला कौन सा केस था। देखिए, हमने पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ा है और इसमें भी हमने कहीं ना कहीं डिस्कस किया होगा वो केस। तो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। आप लोग बताते नहीं है प्रश्न। देखिए, एक तो आप पूरा लेक्चर ध्यान से देखा करें तो आपको प्रश्न आसानी से बन जाएगा। और ये जो प्रश्न होते हैं वो प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे गए हैं, तो इसलिए आप जवाब दीजिए इनका। भले ही आप गलत भी देंगे तो हम आपका कमेंट में जो है सही आंसर बताएंगे। इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन है उनका आंसर आप कमेंट में जरूर बताया करें। और यदि आपका कोई डाउट है तो वो भी आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल हैं, आप हमें यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। और यदि इस प्रकार से ये जो हमने पढ़ा है इसे आर्टिकल के रूप में आप पढ़ना चाहते हैं, हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। हमारा पहला फंडामेंटल राइट स्टार्ट होगा। इसलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।